नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। वैसे बहुत सारे वीडियो में हमने बहुत सी बातें की है अरविंद केजरीवाल के बारे में, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने एक छोटा-सा प्रयास किया है। मैंने कुछ ऐसे जो सवाल है वो ढूँढने की कोशिश की है, जो अरविंद केजरीवाल को या हम कहें कि दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बार-बार आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है और आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है कि ये राजनीति से प्रेरित है और मोदी जो है वो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए ये सारा जो है वो एक प्रयास किया जा रहा है विपक्ष को दबाने का। तो इस वीडियो में मैंने एक कोशिश की, मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इनके जो सवाल हैं उनके जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं। हालाँकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब हम नहीं ढूँढ पाए और उसकी बड़ी वजह यह है कि उन सवालों के जवाब सिर्फ अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी की जो बड़ी लीडरशिप है, जिनको इस पूरे प्रकरण का पता है, वो ही दे सकती है। लेकिन बार-बार जो है वो लोगों को इसके बारे में जो है वो गुमराह भी किया जा रहा है और कई जगह जो है वो आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। तो खैर, उम्मीद करूँगा आप वीडियो में जो है वो अंत तक बने रहें। आप मेरे सवालों से ज़रूर सहमत होंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसके बाद में इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक्साइज़ पॉलिसी की, कि आखिर आम आदमी पार्टी को ये एक्साइज़ पॉलिसी जो पहले पुरानी जो पॉलिसी थी उसको बदलकर नई एक्साइज़ जो पॉलिसी बनाई, तो ये बनाई क्यों? किसके कहने पे ये बनाई गई? ये किस व्यक्ति ने इसको सजेस्ट किया होगा? तो अब जैसे आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप लगाती है कि मोदी ने जो है वो फँसाया है। तो एक बार हम मान लेते हैं कि क्या मोदी ने सजेस्ट तो नहीं कर दी? तो ये थोड़ा-सा आपको हास्यास्पद लग रहा होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं, जब आरोप लगाते हैं, तो ऐसे सवाल जो है वो मन में ज़रूर उठते हैं। तो मोदी जो है वो अरविंद केजरीवाल को या विपक्ष की किसी भी पार्टी को ऐसा सजेस्ट करे, ऐसा होता हुआ हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर आखिर ये पॉलिसी जो है वो सजेस्ट किसने की? और अगर किसी पार्टी ने या किसी बड़े नेता ने विपक्ष के अगर सजेस्ट नहीं की, तो फिर क्या ये पूरी जो पॉलिसी थी वो अरविंद केजरीवाल की मनमानी, या हम कहें कि कहीं अरविंद केजरीवाल ने जो है वो खुद की मर्जी से नहीं बना दी? तो इस सवाल का ये जवाब जो है वो ज़रूर थोड़ा-सा जो है वो सटीक बैठता है हमारा अनुमान, कि कहीं ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा बनाई गई पॉलिसी तो नहीं है। तो यहाँ पे अब इस एक सवाल के बाद में ऐसे बहुत सारे सवालों की लिस्ट जो है वो हमारे सामने आने वाली है। दूसरा, हम ये बात कर सकते हैं कि जब एक्साइज़ पॉलिसी कोई भी स्टेट की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी पॉलिसी बनाती है, किसी भी डिपार्टमेंट की हो सकती है, तो उसमें पहले जो है वो एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है। तो क्या इस पॉलिसी बनाने में एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली गई? अब इस सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो इसका जवाब जो है वो ये सामने आता है कि इस पूरी शराब की जो पॉलिसी थी, इसके लिए एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश भी उपस्थित थे और न्यायाधीश ने और जो एक्सपर्ट्स कमेटी थी उसने कुछ राय रखी थी, लेकिन सामने ये आ गया था कि उनकी राय जो है वो दरकिनार कर दी गई। केजरीवाल ने उनकी राय जो थी उसको मानने से इनकार कर दिया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब उनकी राय माननी ही नहीं थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक शामिल हो, तो फिर इस एक्सपर्ट्स कमेटी का जो है वो इम्पोर्टेंस क्या था, इसका महत्व क्या था और फिर इसको बदला क्यों? ये जो है वो बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर उठता है। उसके बाद में हम समझे इसमें कि अगर मान लेते हैं कि ये एक्सपर्ट्स की जो पॉलिसी थी, अगर इसके बावजूद अगर उन्होंने ये बना दी, तो क्या अरविंद केजरीवाल ने इस पॉलिसी को पढ़ा नहीं? क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है वो सर्वेसर्वा होता है। किसी भी डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है वो मुख्यमंत्री की सहमति के बिना नहीं लिया जाता। तो क्या बिना पढ़े ही इसको अप्रूवल दे दिया? और अगर पढ़ी अरविंद केजरीवाल ने, तो क्या केजरीवाल को ये समझ में नहीं आया? क्योंकि केजरीवाल हमेशा ढिंढोरा पीटते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है और कई बार हमने देखा है कि वो इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए भी नजर आते हैं। अनपढ़ राजा वाली आपको पता होगा, एक वो कहानी हमेशा विधानसभा में सुना रहे होते हैं। तो क्या फिर अरविंद केजरीवाल की इतनी समझ नहीं थी कि इसमें कुछ गड़बड़ है?
तो ये दो दो बड़े सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल यहाँ पे जो है वो छोड़ देते हैं जनता के सामने। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब ये पॉलिसी गलत थी, मान लेते हैं कि पॉलिसी गलत थी, तो क्या उसके बाद में अरविंद केजरीवाल का ये दायित्व नहीं था कि अधिकारियों से वापस से इस पे बात की जाए और उसमें कुछ बदलाव लाया जाए? लेकिन हुआ ये नहीं था। हुआ ये था कि अरविंद केजरीवाल ने एक्सपर्ट्स की जो राय थी उसको माना ही नहीं था, और जब ये पॉलिसी चेंज की गई और उसके बाद में भी एक्सपर्ट्स कमेटी ने अपने सुझाव दिए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन सभी को दरकिनार कर दिया गया था। उसके बाद में अगला जो सवाल जो हमने बनाया वो ये था कि अगर मान लेते हैं इस पूरी जो शराब की पॉलिसी थी, अगर इसको मनीष सिसोदिया का डिपार्टमेंट बना रहा था, तो क्या मनीष सिसोदिया इस पूरी एक्साइज पॉलिसी को बिना केजरीवाल की सहमति के दिल्ली में लागू कर सकते थे? तो अब आपको इसका सवाल का सही जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री की सहमति के बिना ये पॉलिसी जो है वो लागू हो ही नहीं सकती थी। तो अब यहाँ पे दो बातें बड़ी निकल के आती है। तो अगर मनीष सिसोदिया का डिपार्टमेंट, क्योंकि मनीष सिसोदिया उस वक्त आबकारी विभाग उनके पास में था, तो अगर मनीष सिसोदिया ने ये पॉलिसी बनाई है तो फिर मनीष सिसोदिया के साथ में केजरीवाल को भी इस बात का पता था, और ये दोनों की मिलीभगत हो सकती है। बिना दोनों की जानकारी के बिना हम इसकी उम्मीद नहीं कर सकते कि इस पॉलिसी को जो है वो लागू कराया जा सके। ये जो है वो बड़े गंभीर सवाल जो है वो इस पॉलिसी के ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये एक आरोप लगाया जाता है कि ये केस फर्जी है। तो इसको भी हमने एक सवाल के तौर पे लिया, मान लेते हैं ये केस जो है वो फर्जी है। तो हम एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि न्याय प्रणाली में फर्जी केस जो है वो कितने दिन रुकते हैं। अगर ये फर्जी केस है तो फिर भारत के बेस्ट से बेस्ट वकील जो है उनकी टीम इस पूरे दिल्ली शराब घोटाले को डील कर रही है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। आपने देखा होगा अभिषेक मनु सिंघवी, जो कोई बहुत छोटा नाम नहीं है। मनु सिंघवी जो है वो बहुत बड़ा नाम है, और फिर जब वो दलीलें देते हैं तो फिर कोर्ट उनको जमानत क्यों नहीं देता, इससे भी हमें जो है वो बड़ी बातें समझ में आने लग जाती है। जहां मनीष सिसोदिया 1.5 साल से जेल के अंदर बंद है, और संजय सिंह जो है वो 4-4.5 महीने उनको जेल में बंद हुए हो गए, तो क्या इन दोनों को ही, इनकी जो वकील थे, क्या ऐसे कोई चीज़ जो है वो साक्ष्य के रूप में या कोई जो ये साबित कर सके कि ये दोनों निर्दोष है? तो ऐसा अभी तक हुआ क्यों नहीं? और फिर आपने ये भी देखा कि अगर ये दोनों का ऊपर केस फर्जी है, जो बार-बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसको बात को उठाते हैं, तो एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ईडी जो है लगातार संबंध पे संबंध दे रही थी, और अरविंद केजरीवाल जो है वो उनको स्किप कर रहे थे। जबकि इससे पहले हमने देखा भगत सिंह का नाम लेके उन्होंने मनीष सिसोदिया को जो है वो तिलक लगा के जाओ। संजय सिंह के केस में भी हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी की बारी आई तो ना वो अपनी माँ के पैर छूने गए, और ना उन्होंने कोई तिलक लगाया, ना वो जो है वो ड्रामा किया, विक्ट्री साइन दिखाया। लेकिन इसमें ईडी जो है वो खुद कोर्ट नहीं जाके इसमें केजरीवाल कोर्ट गए, और केजरीवाल जब दिल्ली हाई कोर्ट गए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो बड़ी सख्ती के साथ ईडी को बोला कि आप जो है वो साक्ष्य पेश करिए। ईडी ने समय मांगा 1 दिन का, लेकिन कोर्ट ने उनको समय नहीं दिया, और 2:30 बजे का जो समय था वो मुकर्रर किया गया। ईडी ने कुछ साक्ष्य पेश किए, उसके बाद दोनों ईडी ने रिक्वेस्ट की कि ये जो साक्ष्य, जो दस्तावेज है वो गोपनीयता के साथ पढ़े जाए। तो जज जो है वो अपने चैम्बर में गए, वहाँ पे उन्होंने इसकी स्टडी की, और उसके बाद में उन्होंने एक चीज़ बोली कि आपने अब तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो ऐसा उन जजेस को क्या लगा उस पूरे दस्तावेजों में कि उनको लगा हो कि इसमें जो है वो अरविंद केजरीवाल का कहीं ना कहीं रोल नजर आता है, और जब रोल नजर आता है तो ईडी अब तक जो है वो उनको सम्मान क्यों दे रही है। इसलिए अगर हम ये भी कहें कि मान लीजिए ये बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और मोदी के द्वारा केस फर्जी है, तो फिर इस फर्जी केस में 1.5 साल से जमानत क्यों नहीं हो रही है? इसके बाद में अब एक सवाल और ये उठ जाता है कि इस पूरा जो टेंडर था वो साउथ लॉबी को ही क्यों दिया गया? और साउथ लॉबी को अगर ये दिया गया, जो कि हैदराबाद के बैकग्राउंड की है, तो फिर इनकी मुलाकात आखिर अरविंद केजरीवाल से हुई क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पंजाब की हम बात करते हैं, पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार उस वक्त तो नहीं थी, लेकिन आपको पता होगा कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारी कंपनियां जो है वो बहुत सारे कार्टेल इस तरह के काम करते हैं, लेकिन फिर भी साउथ में दिया गया। क्योंकि साउथ से अगर हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो साउथ से जब यहाँ पे अगर साउथ की कोई कंपनियां या कोई भी कार्टेल जो है वो नॉर्थ इंडिया में काम करता है, तो नॉर्थ और साउथ ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जो हवाला का जो पैसा है अगर वो साउथ में ही लिया जाए और उसको साउथ में ही खर्च किया जाए, जो ईडी ने एक जिसको कहें कि साक्ष्य के रूप में कोर्ट में जो पेश किया है,
हम उसी की बात कर लें, तो ऐसी स्थिति में वहाँ से मिलने वाले पैसे को जो है वो गोवा के इलेक्शन में यूज़ करना, ताकि ये बात सामने भी नहीं आए, और यहाँ पे दिल्ली के ऊपर एक जो है वो उनको जिसको कहें कि साउथ लॉबी को प्रॉफ़िट देने के लिए एक नई पॉलिसी बनाना, जिसमें एक के साथ एक जो है वो बोतल फ्री करना, और हर मोहल्ले में जहाँ मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, वहाँ पे शराब के ठेके खोले जाना, ताकि उनको अप्रत्याशित फ़ायदा पहुँचे, और उस फ़ायदे का जो है वो कमीशन के रूप में 6 से 12% जो हम हर बार बात करते हैं, कि उसका जो 6% जो ऊपर का हिस्सा है वो किसी भी तरीके से वापस से आम आदमी पार्टी के पास आ जाए। और इसमें जो है वो मुख्यमंत्री की एक बेटी, आपको पता होगा साउथ के मुख्यमंत्री की बड़े मंत्री की बेटी जो है के कविता, उसका अहम रोल क्या था, तो उनकी मुलाकात कैसे हुई, ये भी जो है वो सवालिया निशान ज़रूर उठाते हैं। तो साउथ की लॉबी ही क्यों, इसके अलावा जो हमने हुआ, तो अब हम इसमें आगे जो सवाल थे, अगर अरविंद केजरीवाल को ये पता ही चल गया था कि इसमें जो है वो पूरा गड़बड़ हुआ है, घपला हुआ है, तो फिर उन्होंने इसके लिए जांच क्यों नहीं की? क्योंकि ये जांच जो है वो कांग्रेस की शिकायत पे हुई थी। तो आम आदमी पार्टी ने अपने अधिकारियों पे अगर कुछ गलत हो रहा था, तो अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? चुपचाप से उन्होंने जो है वो पॉलिसी वापस क्यों ली? ये भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे कैरेक्टर पे एक सवालिया निशान ज़रूर खड़ा हो जाता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में, क्योंकि अभी जो है वो सुखबीर सिंह बादल भी जो है वो एक बड़ा जो है वो दावा कर रहे हैं कि पंजाब में भी ऐसा कुछ हुआ है, इनकी जाँच होनी चाहिए, सबूत देने के लिए वो तैयार है। लेकिन ख़ैर ये मुद्दा जो है वो पंजाब का नहीं है, ये मुद्दा जो है वो दिल्ली का है। तो क्या केजरीवाल का ये दायित्व नहीं बनता था एज़ ए चीफ़ मिनिस्टर, कि वो इसके ऊपर जो है वो पूरा फ़ोकस करते और उन अधिकारियों को, जो संबंधित अधिकारी थे, उनको सज़ा दिलाने का प्रयास करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसको सिर्फ़ जो है वो विथड्रॉ कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब ये बड़े-बड़े वकील इनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं, तो फिर इनको पैसा कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी या खुद जो है वो अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया दे रहा है, या फिर जनता के टैक्स के रूप में जो पैसा जा रहा है सरकार के पास में, वो उस खजाने में से जो है वो इनको दिया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि मनीष सिसोदिया की कुछ 3 से 4 प्रॉपर्टी जो है वो ईडी ने अटैच की। तो आखिर ये प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया के पास आई कहाँ से? ये जो है वो एक बड़ा गंभीर सवाल है। क्यों? क्योंकि मनीष सिसोदिया जब राजनीति में आए थे, आम आदमी पार्टी में जब वो आए थे, हिस्सा बने थे, तो आपको पता होगा वो हमेशा जो है वो दावा भी करते थे, हालाँकि अरविंद केजरीवाल भी करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो यहाँ पे जो है वो सारा चरित्र हनन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें, तो एक किराए में रहने वाले व्यक्ति जो है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वो 3 से 4 जो है वो अलग-अलग प्रॉपर्टी की डील करता है, खरीदता है, और उसको बाद में ईडी जो है उसको अटैच कर देती है। ये भी जो है वो बड़ा सवाल जो है वो इस पे खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या जेल से भी सरकार चलाई जा सकती है? जो पार्टी सत्ता में आई, आपको पता होगा जब अन्ना हज़ारे का आंदोलन हुआ, तो वो हमेशा भ्रष्टाचार के साथ में एक वंशवाद या परिवारवाद का जो है, वो एक बड़ा आरोप लगाते थे विपक्षी पार्टियों पे। तो कल जब सुनीता केजरीवाल की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो उससे हमें ये साफ दिखाया जा रहा है कि उसी जगह पे, उसी कुर्सी पे बैठ के वही जो फ़ोटो जो लगी होती है अरविंद केजरीवाल की, और अरविंद केजरीवाल का अगर वो स्पीच पढ़ती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अरविंद केजरीवाल की तरह ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उससे सीधा साफ संदेश जाता है कि अगर दिल्ली में केजरीवाल को दबाव में आकर अगर इस्तीफ़ा देना पड़ा, तो मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल ही होगी। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टी दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाती थी, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, गांधी परिवार हो, तो अगर ये अरविंद केजरीवाल, अब इसमें 2 बड़े सवाल होते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है कि उनके जाने के बाद मुख्यमंत्री पद को संभाल सके। और अगर वो सुनीता केजरीवाल को ही ये पद देना चाहते हैं, तो फिर वो वंशवाद और परिवारवाद की बात करना जो है वो उनकी बेईमानी थी, लोगों को गुमराह करना था। तो ऐसे जो है वो बड़े सवालों की जो है हमने एक लिस्ट तैयार की, और उससे हमने समझने की कोशिश की, जैसे कि लोगों को लगता है कि ये केस जो है वो फर्जी भी हो सकता है, राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। लेकिन अब ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप इसमें जो है वो अंदाज़ा लगाएँ कि ये केस जो है वो फर्जी है, या फिर सिर्फ़ राजनीति से प्रेरित है, या फिर एक जिसको कहें कि वेल ट्रेन्ड बंदे के द्वारा जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है इसको प्लान किया हुआ, जिसको कहें कि वेल प्लान्ड ये जो घोटाला था वो हुआ है। अब ये आपके ऊपर जो है वो हम इस वीडियो में छोड़ते हैं। उम्मीद करूँगा आप इसमें जो है वो कमेंट बॉक्स में बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे, आपके सुझाव क्या है और आपको क्या लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम एक नई वीडियो में नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।